क्वेश्चन है विच ऑफ दीज चिल्ड्रन, कोशिश कीजिएगा कि 25+ नंबर आप ले आए इसमें, क्योंकि सिलेबस अप्रोप्रिएट सही क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट सेट है, बैलेंस्ड सेट है, लेकिन 25 नंबर अगर आप लेकर के आ पा रहे हैं, 30 तो बहुत सब नहीं लेकर के आ पाएंगे, तो आप गुड इनफ सिचुएशन में हैं। फिर विच ऑफ दीज चिल्ड्रन वुड बी इन द मिडल चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि कौन से बच्चे हैं जो मिडिल चाइल्डहुड स्टेज में होंगे। इन 4 ऑप्शंस में से आपको पहचानना है कि ये एक बच्चा होगा जो मिडिल चाइल्डहुड स्टेज में पाया जाएगा। ए ऑप्शन कह रहे हैं 40% लोग। चलिए चेक कर लेते हैं। अ चाइल्ड हु इज बिगिनिंग टू इमिटेट सोशल रोल्स व्हाइल एंगेजिंग इन मेक बिलीव प्ले। तो ये जवाब आपका गलत हो गया है बहुत ही खुशी के साथ। पहले ही क्वेश्चन को 45%, 52% लोगों ने गलत कर दिया है। 54%, वाओ नाइस, ग्रेट। मतलब इतने आसान से सवाल का जवाब हम 56% लोग गलत दे दे रहे हैं। तो समझ लो आप सिर्फ 44% लोग हैं, वो भी उसमें से भी कुछ परसेंट लोग होंगे। कितने लोग हैं राहुल जो बी ऑप्शन, कितने लोग? 33% ओनली। तो सही उत्तर इसका बी है, बट वो क्यों है उस पर आएंगे। लेकिन सिर्फ 33% लोग, यानी 100 में से सिर्फ 33 लोग हैं जो सही जवाब दे रहे हैं। लोग तो आप यहाँ कई हजारों में हैं, बट ये मान लीजिए यदि 100% में हम देखें तो सिर्फ 33 लोग हैं जो सही जवाब दे रहे हैं, बाकी सब गलत जवाब दे रहे हैं। और ये कई लोगों को बड़ा आसान लग रहा होगा, है ना। तो आपको पता लगी क्या होगा कि हम कितने ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कई बार आसान से सवालों में गलती कर देते हैं। समझते हैं कहानी क्या है। देखिए मिडिल चाइल्डहुड की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है कि कौन से बच्चे के लक्षण देख करके इन 4 ऑप्शंस में से आप पहचान पाएंगे कि बच्चा मिडिल स्टेज में है या मिडिल चाइल्डहुड स्टेज में है। तो पहले मैं आपको स्टेजेस के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देती हूँ ताकि आपकी ये कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए, है ना। जब हम बात करते हैं तो हम इन्फेंसी स्टेज की बात करते हैं, जो जनरल डेवलपमेंट की स्टेज है, बिना प्याजे या किसी और व्यक्ति की बात करें तो हम वो 4 स्टेजेस पढ़ते हैं आपके सारे कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो आपका इन्फेंसी, जिसको हम शैशवावस्था कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष, इसी को सेंसरी मोटर स्टेज कहा है प्याजे ने अपनी थियोरी में। जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। 0 to 2 इसलिए लिखा है जब तक 365 दिन नहीं होंगे, 1 साल नहीं बनेगा, तो 0 ही लिखना है, या फिर बर्थ टू 2 ईयर्स कह सकते हो। फिर हम पढ़ते हैं अर्ली चाइल्डहुड, यानी पूर्व बाल्यावस्था। कितने साल से कितने साल तक? ये प्री स्कूल या प्लेवे एज है, 2 से 6 वर्ष तक। 3 से 6 कई लोग इसको कह देते हैं, प्ले स्टेज, टॉय एज भी कई लोग इसको कहते हैं। उस पर हम बाद में आएंगे। लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था, यानी चाइल्डहुड को हमने 2 भागों में बांट दिया, अर्ली और लेटर। अर्ली का मतलब पहले पूर्व बाल्यावस्था, और लेटर मतलब उत्तर बाल्यावस्था बाद में, ठीक है। इसको हम 6 से 12 वर्ष में बांट देंगे, मतलब ऐसे ही होता है। इसको स्कूल एज भी कहते हैं क्योंकि 6 साल का बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेता है, इससे पहले वो प्ले वे में है, आंगनबाड़ी में है, वॉटेवर, ठीक। जिसको आपकी जो वो वाली स्टेज है, जिसको बाल वाटिका और वो सब कहते रहे, तो वो अर्ली चाइल्डहुड है। यहाँ फिर आती है लास्ट स्टेज जो आप पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, क्योंकि इसके बाद बच्चा स्कूल से निकल जाता है। 12 से 18 के बाद, अडोलेसेंस के बाद आपको कोई अडल्टहुड नहीं पढ़ना होता, ओल्ड एज नहीं पढ़नी होती, आपके सिलेबस में काम का ही नहीं है, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस आपके काम की होती हैं। अब कई बार क्या होता है, जब एग्जामिनर को शौक का मन करता है आपके साथ थोड़ा सा गेम खेलने का, तो वो इन दोनों के बीच की एक स्टेज है जिसको मिडिल चाइल्डहुड कह देते हैं, जो जनरली हम नहीं पढ़ते, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ अलग से नहीं है। ये क्या करेंगे, 1 साल यहां से उठाया, यानी 5 वर्ष से शुरू कर दिया या 6 वर्ष से शुरू कर दिया कई बार, और 1 साल यहां से कम किया, और 5 से 10 या 5 से 11 को ही मिडिल चाइल्डहुड कह दिया, यानी इन दोनों के बीच की अवस्था है। तो आप ये मान के चलिए जब भी मिडिल चाइल्डहुड लिखा हो कि बात लेटर चाइल्डहुड की हो रही है, लगभग वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, वही विशेषताएं जो लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था में होती हैं, वही मिडिल चाइल्डहुड में भी काम कर जाती हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा अब आगे तक। एडोलेसेंस 12 से 18 है ही, तो इन दोनों के बीच की स्टेज है ये जिसकी बात हो रही है। लगभग वही सारी चीजें कारगर होती हैं जो लेटर चाइल्डहुड में एप्लीकेबल हैं, वही मिडिल चाइल्डहुड के लिए भी लागू हो जाती हैं, क्योंकि 1-2 साल अर्ली चाइल्डहुड से उठाए, यानी 5 साल से जो है 8 साल के बीच में भी कई बार हम लिख देते हैं कि मिडिल चाइल्डहुड है। कई लोग हैं जो 5 से 11 तक मान लेंगे, तो लगभग सेम चीजें अप्लाई हो जाती है मिडिल चाइल्डहुड में भी जो लेटर और जो लेटर में अप्लाई होती हैं। बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी। तो अब यहां हमें एक चीज देखने की जरूरत है, ABCD में से आपको चूज करना है कि हम ये कह रहे हैं मिडिल चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक। मिडिल चाइल्डहुड मतलब अर्ली और लेटर के बीच में, है ना। 5 से 8 वर्ष, जरूरत पड़े तो 5 से 11 वर्ष, ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स लेटर चाइल्डहुड वाले एप्लीकेबल होंगे। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, अ चाइल्ड हु इज बिगिनिंग टू इमिटेट सोशल रोल्स व्हाइल एंगेजिंग इन मेक बिलीव प्ले। देखिए यहाँ पे सोशल रोल्स की नकल करना शुरू कर रहा है बच्चा। ये कोई बहुत इससे अप्रोप्रिएट जवाब हमें नहीं मिलेगा। सोशल रोल्स की नकल जो है बच्चा मिडिल चाइल्डहुड में भी कर सकता है, बट ये जो लिखा हुआ है इन्होंने, व्हाइल एंगेजिंग इन मेक बिलीव प्ले, भाई वो नकल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मेक बिलीव प्ले में जो है रोल प्ले कर रहा है। एक हो सकता है वो डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा हो सकता है वो कोई और बड़ों के जैसे नकल करके दिखा रहा हो, तो मेक बिलीव प्ले या प्रिटेंड प्ले कह देते हैं। ये 2 से 6 वर्ष के बीच में आता है ना। प्याजे भी इसकी बात करते हैं, और इसके कई नाम हैं। तो प्रिटेंड प्ले या मेक बिलीव प्ले मतलब वो एक बनाना को, एक केले को फोन के जैसे यूज कर सकता है ना। अपने आप में वो इमिटेट कर रहा है, या हो सकता है वो मम्मी जैसे कपड़े पहन के और वो वैसा बिहेव करे, किचन में जो है रसोई घर वाला कोई गेम खेले, डॉक्टर डॉक्टर खेले, ठीक है। तो मेक बिलीव प्ले जो है 2 से 6 में आता है, ना कि मिडिल चाइल्डहुड, यानी आपके 5 से 8 में या 5 से 12 या 11 का ये टाइम नहीं है। तो ये भी हो गया यहाँ पे खत्म कि जो काल्पनिक खेल है इसकी अवस्था अर्ली चाइल्डहुड है, ना कि मिडिल चाइल्डहुड। और मिडिल चाइल्डहुड में ज्यादातर लक्षण लेटर यानी उत्तर बाल्यावस्था के काउंट होते हैं, या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 के काउंट होते हैं, ठीक है। अ चाइल्ड हु हैज डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कैन रीजन,
ये बात हमें सही लग रही है। जब हम मिडिल चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं या लेटर चाइल्डहुड के लक्षणों की बात कर रहे हैं तो बच्चा रीजन करना शुरू कर देता है, यानी तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अ चाइल्ड हु हैज डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कैन रीजन, यानी नियमों का मतलब अब वो समझने लगा है कि टाइम पे स्कूल आना जरूरी है भाई, और रीजन भी कर सकता है, तर्क कर सकता है। रीजन आना शुरू हो जाता है ना, आप जानते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशन में, तो वही उम्र है 5 से 11, 5 से 8 के बीच में, तो तर्क आना शुरू हो गया, लॉजिक। ठीक है, हालांकि बाकी दो ऑप्शन भी पढ़ेंगे। सी ऑप्शन कहता है अ चाइल्ड हु कैन हाइपोथेसाइज पॉसिबल कॉजेज एंड अकॉर्डिंगली डिजाइन कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स, ये 11+ ईयर्स की बात है। क्या वो कॉम्प्लेक्स चीजें, परिकल्पना, हाइपोथेसिस की जब बात आएगी, कॉम्प्लेक्स लॉजिकल चीजों की बात आएगी, तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ चला जाएगा, तो सी ऑप्शन तो यहाँ होगा नहीं। ये अच्छे से इसलिए समझ लीजिए क्योंकि आप लोगों ने बहुत गलती की है इसमें। ठीक, डी ऑप्शन है अ चाइल्ड हु इज जस्ट बिगिनिंग टू शो फाइन मोटर स्किल्स सच एज ग्रास्पिंग अ पेंसिल एंड अदर सच ऑब्जेक्ट्स, तो ये जन्म से 2 वर्ष में ही हो जाएगा कि पेंसिल पकड़ना या किसी ऑब्जेक्ट को ग्रास्प करना, पकड़ना। वो स्कीमा हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट जन्म से होता है कि बच्चे के हाथ में आप उंगली भी रखेंगे वैसे पकड़ लेगा छोटा बच्चा। फिर ये ग्रास्पिंग इनवॉलेंट्री ना होकर वॉलेंट्री हो जाती है, यानी उसकी इच्छा है, कोई चीज पकड़ना चाहता है कि नहीं। अगर मेरा मन किया छोड़ने का तो मैं छोड़ दूंगी आज की डेट में, लेकिन जब मैं मान लो 6 महीने की रही होंगी तो वो बाय डिफॉल्ट है, बच्चे के स्कीमा में सेट है कि ग्रास्पिंग उसके सर्वाइवल स्कीमा में आता है कि वो गिर ना जाए तो पकड़ लेता है पेरेंट्स को भी फटाफट से। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है कि एक बच्चा नियमों का अर्थ और दूसरा उसमें तर्क विकसित होना शुरू हो जाता है मिडिल चाइल्डहुड में, तो सेकंड ऑप्शन वाज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, और इसमें आप जवाब देंगे। मुझे लगता है कि इस बार आप गड़बड़ नहीं करेंगे, सही से जवाब दे देंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगर हम देखें यहाँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरो और देखो कैसे एआई सच बोलता है, वो भी बिना किसी झिझक के। तो असर्शन है हमारे सामने, यानी ए और आर वाला सवाल है जो आते ही हैं 4 से 6 क्वेश्चन, है ना। ए क्या है? स्टेटमेंट 1 है डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड एंटायरली टू देयर जेनेटिक मेकअप, यानी बच्चे के शारीरिक विकास में यदि देरी हो रही है, यानी उसकी हाइट हो सकता है उसके पीयर्स के मुकाबले या जितनी बढ़नी चाहिए उस उम्र के हिसाब से तो नहीं बढ़ रही है, स्लो है, डिले है फिजिकल डेवलपमेंट में, है ना। तो या वो चीजों को उतने अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा है, डिले इन फिजिकल या फिर मोटर डेवलपमेंट में जो डिले है उसका रीजन जो है एंटायरली हो सकता है जेनेटिक मेकअप, यानी बच्चे की हेरिडिटी। देखिए एंटायरली ये कहना गलत होगा क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है, या विकास की जो प्रक्रिया है उसमें पूरी तरह 100% हम ये नहीं कह सकते इस चीज को लेकर के कि सिर्फ हेरिडिटी का ही रोल है। अगर आप 100% की बात करोगे तो आपकी आंखों के रंग में 100% या सोलली जो है हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, आपकी आवाज में जो है मे बी हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, बोलने के तरीके में नहीं, आवाज में, वॉइस का जो साउंड जैसा आप साउंड कर रहे हैं, है ना। आपका फेस, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, उसमें हेरिडिटी रोल प्ले कर सकती है, बट आपकी फिटनेस, आपका अगर हम बात कर रहे हैं जो शारीरिक विकास है, कितनी तेजी से आप दौड़ भाग कर पाएंगे, उछलेंगे कूदेंगे, ये सब आपका एनवायरमेंट का भी इसमें बहुत रोल है ना। अगर आपको बचपन से स्पोर्ट्स में डाला गया, फिजिकल एक्टिविटी कराएगी, जो अर्ली स्टिमुलेशन कहते हैं हम जिसको, कि बच्चे को अगर हम वो चलने वाला वॉकर नहीं दें तो हो सकता है उसे और समय लगे अभी सीखने में चलना, तो उसके लिए वो हेल्प का, स्कैफोल्डिंग का काम कर देता है। तो ये जो है यहाँ पे ऐसा कहना गलत होगा कि यदि फिजिकल डेवलपमेंट में डिले है तो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक रीजन है, नहीं हो सकता बच्चे को डाइट ठीक ना मिल रही हो, बच्चे को पोषण ठीक से ना मिल रहा हो, इसलिए शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पा रहा हो। कुपोषण के शिकार जो बच्चे होते हैं, माल न्यूट्रिशन के, उनको दिक्कत होती है, उनका शारीरिक विकास अपनी उम्र के बच्चों से पीछे रह जाता है, क्योंकि अगर पोषक तत्व ठीक मात्रा में मिल ही नहीं रहे, कहां से फिजिकल डेवलपमेंट बराबर होगा? इसमें जीन्स क्या करेंगे? कितना भी अच्छा जेनेटिक मेकअप है, बच्चे के पेरेंट्स जो हैं स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मान लो दोनों बहुत अच्छे एथलीट्स हैं, बट अगर खाना ठीक से नहीं मिला, बच्चों को इतनी दूषित हवा मिल गई, किसी ऐसे गैस चैम्बर के आसपास आप रख रहे हैं, तो बच गई बैंड, ना तो शारीरिक विकास ठीक से होगा, ना मानसिक विकास ठीक से होगा, सोशल डेवलपमेंट के लिए माहौल नहीं मिला तो वो भी नहीं होगा। तो सिर्फ हेरिडिटी जिम्मेदार है ये कहना तो हो जाएगा गलत, तो ये तो हो गया गलत। जब ए गलत हो गया, रीजन क्या है अब इसका? हेरिडेटरी फैक्टर्स आर सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये भी बात गलत है कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं, सोनली कह दिया, टोटल रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते शारीरिक विकास के जो भी शारीरिक विकास की प्रक्रिया है वो सिर्फ हेरिडिटी से प्रभावित हो रही है, ऐसा कहना गलत होगा। मैंने आपको रीजन बता दिया। अगर आपने बच्चे को दौड़ना भागना सिखाया ही नहीं, एक बच्चा जिसको स्पोर्ट्स का कभी मौका मिला ही नहीं या खेला ही नहीं है बचपन में, और एक बच्चा जो स्पोर्ट्स खेल करके बड़ा हुआ है या फिजिकल एक्टिविटीज गेम्स में खेल करके बड़ा हुआ है, तो उसकी मसल मेमोरी से लेके उसकी फिजिकल एबिलिटी बेहतर पाई जाएगी दूसरे बच्चे से, चाहे उसके अंदर शारीरिक क्षमता रही हो या ना रही हो। तो ये दोनों ही बातें गलत हैं, बोथ ए एंड आर फॉल्स। 71% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं, तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर कि भैया दोनों ही बातें गलत हैं। सोलली रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते, आंखों के रंग को आप कह सकते हो कि हाँ भाई उसमें एनवायरमेंट क्या करेगा, वो तो हेरिडिटी से ही आया है। अदर देन दैट बहुत ही रेयर चीजें होंगी जिसमें आप ये कह दो कि सिर्फ हेरिडिटी जिम्मेदार है, दोनों ही अपना अपना रोल प्ले करते हैं, चाहे हेरिडिटी हो चाहे एनवायरमेंट हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस सेट से आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कितनी बनी है पेपर में? देखो कई लोग कह रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश सेम आएगा क्या? हाँ बिल्कुल ट्रांसलेटेड ही आ रहा है पिछले 5 सालों से, अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे। वो मैं सेशंस ले लूंगी कुछ, कल हम जल्दी ही मतलब कल हम एक डिस्कशन ये रख लेंगे कि अगले 1 महीने में हम करने क्या वाले हैं, और अगला 1 महीना आपके लिए क्रूशियल होने वाला है, चाहे आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो चाहे आप बैच में हो, है ना। तो उसकी चर्चा अगले 1 महीने की जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। और अब मैं आपको डेली मिलूंगी, मंडे टू सैटरडे आई विल ट्राई कि मैं टिल सैटरडे मिल पाऊँ, है ना, कि जो हम मंडे टू फ्राइडे मिलते हैं उसको सैटरडे कर दें, सिर्फ संडे की छुट्टी रखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, लॉट्स ऑफ क्यूज यानी हिंट्स, लॉट्स ऑफ क्यूज अबाउट जेंडर एप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग कम फ्रॉम फिल्म्स एंड एडवर्टीजमेंट्स,
यानी बहुत सारे हिंट आपको कि एक मेल और फीमेल के रूप में जेंडर को लेकर के जेंडर स्पेसिफिक व्यवहार किसका कैसा होना चाहिए, ये हम एडवर्टीजमेंट और फिल्मों से देख करके सीखते हैं, है ना। दिस हाईलाइट्स द रोल ऑफ डैश एज अ डैश एजेंसी, यानी हमें समाज में कैसे बिहेव करना है मेल और फीमेल के रूप में। और जेंडर क्या है, एक सोशलाइजेशन से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है। ये हम एडवर्टीजमेंट से या मूवीज से सीखते हैं कि उस मूवी में ये लड़की ने ये वाली ड्रेस पहनी थी और उस मूवी में ये लड़के ने ये वाली ड्रेस पहनी थी, तो हम भी यही पहनेंगे तो कूल लगेंगे। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें हम कई बार सीखते हैं किससे, मीडिया से। भाई मूवीज या फिल्म या एडवर्टीजमेंट किसका उदाहरण है, मीडिया का उदाहरण है। तो सिंपल है कि ये मीडिया लिख देंगे यहाँ पे। ऐसा मीडिया क्या है, एक इंपॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंसी है, लेकिन है तो सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट तो लिखा नहीं है यहाँ पे, तो मीडिया यहाँ भी, लेकिन प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी क्या है, फैमिली होती है, इतना तो आप जानते हैं। मीडिया क्या है, सेकेंडरी। यस ये बात सही है। स्कूल की तो बात ही नहीं हो रही है, एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है। स्कूल का उदाहरण थोड़ी एडवर्टीजमेंट या फिल्म्स, स्कूल तो ये तो हट ही जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 80% लोग सही जवाब दे रहे हैं। ये इतना दुनिया पे धरती पे इससे आसान सवाल एग्जिस्ट नहीं करता, और इसको भी अगर 20% लोग गलत कर दे रहे हैं तो थोड़ी सी दुख की बात है। बट धीरे धीरे आप जब रोज आएंगे तो आपकी ये सब चीजें गलत मतलब जो गलतियां हैं वो एरर करेक्शन होते जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है हमारी कि मीडिया जो है वो सेकेंडरी एजेंसी के रूप में एक सोशलाइजिंग एजेंट कि सामाजिकरण क्या होता है, समाज में रहते कैसे हैं। भाई आप शादी में जाते हैं एक तरह के कपड़े पहनते हैं, आप मैयत में जाते हैं तो एक तरह के कपड़े पहनते हैं, आप खुद की शादी में अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, दूसरों की शादी में अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, दोस्तों में अलग तरह से व्यवहार करते हैं, बड़ों के बीच में अलग तरह से व्यवहार करते हैं। ये सामाजिकरण ने हमें सिखाया है कि सोशली एप्रोप्रिएट वेज कौन से हैं बिहेव करने के या पहनने के या वट कंडक्ट के। ठीक है, तो और एक समाज में जो चीजें सही हैं हो सकता है वो दूसरे में गलत हों। ठीक, तो रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का कितना महत्वपूर्ण रोल है कि हम देख करके सीखते हैं कि क्या पहनना है, किसमें, सामाजिकरण की प्रक्रिया में, सेकेंडरी एजेंसी के रूप में, लेकिन महत्वपूर्ण है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 4, द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता है जो बच्चों में आ जाती है। प्याजे की स्टेज है सेकंड, 2 से 7 वर्ष का टाइम पीरियड है। ठीक है ना, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक प्याजे की ये 4 स्टेजेस हैं, SPCF, है ना। प्याजे कौन है, प्याजे जो हैं, जीन प्याजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण काम बच्चों के दिमाग के विकास पे इन्होंने किया है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव मतलब जो भी काम दिमाग से होते हैं, बच्चे का दिमाग कैसे विकसित होता है, इस पे थियरी दी है। ठीक है, तो अगर हम देखें सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष जहां सेंसस के माध्यम से सीखेगा, 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल है 11 एंड अबव। ये 4 स्टेजेस इनकी हैं, जिसमें से पूछा है जो सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल वाली। ऑपरेशन का मतलब यहाँ लॉजिक से है, तो लॉजिक आने से पहले की अवस्था की क्षमता को आपको पहचानना है। 50% लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए समझते हैं कहानी क्या है। एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्टिंग थिंग, देखिए अमूर्त चिंतन जो है फॉर्मल ऑपरेशनल लास्ट स्टेज में आता है, तो ये तो प्री ऑपरेशनल की बात नहीं हो रही। एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये बात ठीक है, ये आ जाती है कब, सेंसरी मोटर स्टेज में ही, यानी जन्म से 2 वर्ष में ही लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो है बच्चा करने लगता है। और लक्ष्य निर्देशित का मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी क्रैक करने का लक्ष्य रख लेगा वो जन्म से 2 वर्ष में या 2 से 7 वर्ष में। लक्ष्य उसके लिए इस टेबल पे रखी हुई एक बॉटल हो सकती है जिसकी तरफ वो ऐसे घिसटते हुए चल के बढ़ रहा हो, उसको पकड़ने के लिए, ये उसके लिए लक्ष्य हो सकता है ना। तो ये एक बात हुई। एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, जिसको हम ईगोसेंट्रिज्म जाने की बात करेंगे, लेकिन इसमें तो ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इस स्टेज के अंत तक आते आते ये चीज चली जाती है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग भी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है, तो ये भी यहाँ पे सही बात नहीं बैठती है। सी ऑप्शन कितने लोग दे रहे हैं, और बी तो 55 दे ही रहे हैं, सी कितने दे रहे हैं, 18% लोग हैं जो सी ऑप्शन दे रहे हैं। एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, यानी दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता। ये हमारी, ऐसा नहीं है कि इसको पूरी तरह से गलत कह देंगे, ये साइकोलॉजी के साथ या एजुकेशनल साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ थोड़ी दिक्कत है। ये मैथ्स नहीं है, या 2 + 2 4 नहीं होते। ऐसा होता है कई बार कि 2 ऑप्शन सही बात कह रहे हो, बट आपको या तो आंसर की के हिसाब से जाना पड़ेगा या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा, और आंसर की में भी उनका मन किया तो दोनों को सही मानते हैं वो। ठीक है ना। खैर इसमें जो ज्यादा बेहतर आंसर है वो एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और यही जो है सही भी है, बोर्ड के अनुसार भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें तो एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव ये धीरे धीरे इस स्टेज के एंड में जाकर के कहीं आता है। इसमें बेहतर ऑप्शन ये है कि एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के साथ हम जाएं। हालांकि ये फिर भी मुझे एक बार रीचेक करना पड़ेगा कि ऑफिशियली इन्होंने क्या माना है। मेरी नजर में जो है बी ही माना होगा, और क्योंकि ये आ तो जाती है सेंसरी मोटर में ही। एक बार दिखाना राहुल, PDF पड़ी होगी, है ना, कि एक बार ऑफिशियल आंसर भी जो है इसका इसको ये कह दें कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल तैयार बैठी है, ये एंड तक जाके कहीं जो है उसमें आ पाती है। शुरुआत इस चीज की हो जाती है आपकी उसमें ही, क्या कहते हैं, हाँ एबिलिटी जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है उसी के साथ हम जाएंगे। ये ले लो, तो क्योंकि ये सेंसरी मोटर स्टेज में आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि चला जाएगा, कि प्री ऑपरेशनल में ये गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम बी के साथ ही जाएंगे, इसी को उन्होंने कंसिडर भी किया है। ये एंड तक आते आते ईगोसेंट्रिज्म कम होगा, चला जाएगा पूरी तरह से, ये कहना गलत होगा। तो बी के साथ ही हम जा रहे हैं यहाँ पे। पूरी तरह से गलत सी भी नहीं है, मैं अभी भी आपको यही कहूंगी। ठीक है, अच्छा रहा भाई। हॉलीडे की बातें बाद में करेंगे, पहले बी ऑप्शन के साथ आप चले जाइए। तो ये जन्म से 2 वर्ष में ही शुरुआत तो हो जाती है इसकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गायब हो गई है।
गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रहेगा और वो बेहतर ही होगा प्री ऑपरेशनल में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। आपको पता है ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल गर्लफ्रेंड से हम याद रखते हैं GF। ठीक है, ग्रॉस मोटर यानी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग, जैसे आपकी लेग्स, आर्म्स, है ना, दौड़ना, भागना, कूदना, और फाइन मोटर यानी सूक्ष्म, आपकी आंखों की और आपकी हाथों की मसल्स का कोऑर्डिनेशन। ये तो आप आंख बंद करके जवाब दे देंगे, 1 नंबर का सवाल है। स्क्रिबलिंग 90% लोग सही दे भी रहे हैं। स्क्रिबल करना यानी घसीट कर लिखना, ये मैं मजाक में कई बार उदाहरण देती हूँ, जैसे डॉक्टर्स का पर्चा पढ़िए, उनका प्रेस्क्रिप्शन, वो ऐसा लगेगा स्क्रिबल ही क्या है, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, इलेजिबल लगती है वो, कई बार वो मेडिकल स्टोर वाला ही पढ़ पाता है। ठीक है ना, तो या केमिस्ट ही पढ़ पाता है, तो वो स्क्रिबल बच्चे नहीं शुरुआत में ऐसे घसीट के लिखते हैं, कुछ भी आपको समझ नहीं आता, खीला काटी करते रहते हैं, दैट इज स्क्रिबलिंग। लेकिन ये फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है, क्योंकि उंगलियों का और आंखों की मसल्स का प्रयोग यहाँ हो रहा है। वॉकिंग में बड़ी मसल्स हैं, तो ये ग्रॉस मोटर का। ये कहानी है गोपाल टेंट हाउस वाले की, जो शादियों का राजा था, पर एक शादी ने उसे सड़क आपकी आर्म्स और आपकी लेग्स की। अगेन वॉकिंग, रनिंग इनमें ग्रॉस मोटर, जंपिंग में ग्रॉस मोटर, स्किपिंग में यानी रस्सी कूदने में ग्रॉस मोटर, लेकिन लिखने में राइटिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, स्क्रिबलिंग, आईलाइनर लगाना, सुई में धागा डालना, माला में मोती पिरोना, ये सब फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू पियाजे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू बी डैश एंड डैश। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग टीचर को कैसा होना चाहिए। अब आपको पता है पियाजे क्या है, रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। कहते हैं बच्चा ज्ञान की रचना स्वयं कर सकता है, बस टीचर को क्या है, फैसिलिटेटर होने की जरूरत है, बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका देने की जरूरत है, सुविधा दाता के रूप में टीचर काम करेगा। बच्चा एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है, नन्हा वैज्ञानिक है, यानी लिटिल साइंटिस्ट है, एक्टिविटी करके सीखेगा। हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं शैलेश राहुल भैया को, हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं राहुल बहुत ही दबी हुई आवाज में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू पियाजे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक के लिए क्या जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, मोबाइल होना यानी गतिशील होना और फ्लेक्सिबल होना। हाँ हो सकता है, कितने लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं, 75% लोग, चलिए सही है। स्ट्रक्चर्ड होना हो सकता है बट उतना जरूरी नहीं है। यहाँ पे स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टिविज्म में थोड़ा बहुत शोर शराबा क्लास में हो सकता है, क्योंकि बच्चे एक्टिव हैं, क्योंकि मीनिंग मेकिंग हो रही है, रट्टाफिकेशन नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ स्ट्रक्चर चलो ठीक है, कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन रिजिड तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये तो हट जाता है, क्योंकि अनम्य नहीं होना है ना, ठोस नहीं होना है, लचीलापन चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, एक मेथड काम नहीं कर रहा दूसरा मेथड, हर बच्चा जरूरी नहीं है सेम एग्जांपल से समझे, तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन होना जरूरी है। एम्पैथेटिक एंड ट्रांसपेरेंट, अब आप कहेंगे एम्पैथेटिक में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसपेरेंट में कोई प्रॉब्लम है, नहीं बिल्कुल नहीं है। लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन जब हमारे पास है तो हम सी के साथ नहीं जाएंगे, बेस्ट ऑप्शन के साथ जीवन में लोग कोशिश करते हैं जाने की, हम भी वही कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी कुछ सेशंस में लूंगी, डोंट वरी। इतने प्रीवियस मैराथन देख लो, वहां से हो जाएगा, इतना कोई बड़ा बवाल नहीं। 15-15 नंबर की आती है, प्रीवियस मैराथन भी कर लोगे ना तो भी 10+ नंबर ले आओगे। देखो एक बार, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, समानुभूतिपूर्ण अगर एम्पैथेटिक कहें तो, और पारदर्शी। देखिए जो व्यक्ति यहाँ पे मोबाइल होगा, जो चेंज हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, उसमें ये सब गुण होने की संभावना पहले से ही ज्यादा है। और ये हम मान के चलते हैं कि ये तो टीचर में होंगे ही ये गुण, कि एम्पैथेटिक होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि पियाजे स्पेशली कह रहे हैं ये बात। ठीक है, मैकेनिकल और बिहेवियरिस्टिक है तो ये तो बर्बाद है, फिर वो टीचर किसी काम का नहीं है हमारे लिए, स्पेशली जो पेडागोजी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो फिर मैकेनिकल 2 एकम 2 2 2 4 रट्टाफिकेशन, रोट मेमोरी हो गई, और रटन विद्या चलंत नहीं, हमको मीनिंगफुल लर्निंग चाहिए। व्यवहारवादी है तो वो रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करेगा। व्यवहारवाद एक स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट एक स्कूल ऑफ थॉट है रचनावाद। व्यवहारवाद रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करता है, जो कि बहुत अच्छी बात हम नहीं मानते, बच्चे को रिवॉर्ड पनिशमेंट से दूर रखना है, ये बात पियाजे साफ साफ कह रहे हैं। और ज्यादातर क्वेश्चंस ये अपने आप में नेगेटिव टर्म्स ही हैं, ये हमने पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स में, कीवर्ड्स में भी डिस्कस किया हुआ है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, पियाजे के अकॉर्डिंग टीचर को मोबाइल होना चाहिए, यानी डायनेमिक हो टीचर, बदल पाए समय के अनुसार, और फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी एक तरीका काम नहीं कर रहा तो एक ही रिजिड नहीं है वो, कि एक ही मेथड पे बस अटक गए हैं कि नहीं हम तो व्हाइट बोर्ड पे लिख के पढ़ाते आए, वही पढ़ाते रहेंगे। जबकि अगर व्हाइट बोर्ड पे मैं सेम चीज, ये सोचो ये क्वेश्चन आऊं, पहले लिखूं, फिर आपसे कहूं जवाब दो, लचीलापन होना, एक मेथड काम नहीं कर रहा दूसरा मेथड, ठीक है, वो जरूरी है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। फटाफट से आपको बता देना है, वाइगोत्स्की के अनुसार कौन से तत्व हैं जो बच्चे की लर्निंग की प्रक्रिया को सपोर्ट करेंगे। फटाफट से जवाब देंगे आप बहुत तेजी से। हाँ लाइव क्लास है बिल्कुल जी, ये एसएसटी की पीडीएफ यार बैच में मिलती है, वो बिल्कुल एनसीईआरटी की नोट्स से लेकर के सारा कुछ, ई बुक से लेकर के। फटाफट से जवाब दीजिए, सी ऑप्शन 76% लोग कह रहे हैं। देखिए आपको सिंपल बताया हुआ है, जब वाइगोत्स्की की बात आए तो 3 फैक्टर्स बहुत जरूरी हैं, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, SCL। कल्चरल टूल्स यस मैच हो गया, सोशल इंटरेक्शन मैच हो गया, लैंग्वेज यहाँ दी ही नहीं हुई। इक्विलिब्रेशन की बात पियाजे करते हैं ना कि वाइगोत्स्की, ठीक है ना। रिवॉर्ड की बात कोई भी नहीं करेगा दोनों में से, ये व्यवहारवादी लोग करेंगे। रिवॉर्ड को हम बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि 2 दिन तो बच्चा रिवॉर्ड के लालच में काम कर लेगा, फिर बाद में दिक्कत होगी, सस्टेन नहीं कर पाओगे। फर्स्ट और सेकंड की जब हम बात कर रहे हैं, यानी सी ऑप्शन कितने लोग दे रहे हैं, 81% लोग, बात ही खत्म हो गई। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो वाइगोत्स्की अपनी थ्योरी में बात करते हैं। इनकी थ्योरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ वाइगोत्स्की, या सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य या उपागम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इन द व्यूज ऑफ वाइगोत्स्की। अगेन एक और क्वेश्चन है वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की पियाजे के मल्टीपल क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, बिल्कुल सही रेशो में आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा, जिस रेशो में क्वेश्चन जिस टॉपिक से जितने पूछे जाते हैं, ये 30 क्वेश्चन उसी के वही सेट है, मतलब उसी तरह का।
नोट्स अपडेटेड कब मिलेंगे? यार मैं पूरी कोशिश करती हूँ 2-4 दिन में ही आपको नोट्स अपडेटेड मिल जाए। मैं आज रात को बैठ करके मैं कर नहीं पाई हूँ प्रूफ रीडिंग, जितनी हवाबाजी में मैं गई थी कि मैं ट्रिप पे पढ़ लूंगी, बट हो नहीं पाया वो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, इन द व्यूज ऑफ लेव वाइगोत्स्की, यानी वाइगोत्स्की के विचार में कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी संज्ञान का भाषा से, ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होने के लिए, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो हमें गलत पता है, उनको करेक्ट करना यहाँ जरूरी है, ठीक है ना। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, कि कॉग्निशन इंडिपेंडेंट है, कोई लेना देना नहीं है लैंग्वेज का, यानी आपके दिमाग के विकास का आपकी लैंग्वेज के विकास से कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर आपकी भाषा ठीक नहीं है, या भाषा पे आपकी पकड़ नहीं है, या लैंग्वेज को आप नहीं अच्छे से समझते हैं या जानते हैं, इस्तेमाल जानते हैं, तो उसका कोई देना नहीं है संज्ञान से। ये वाइगोत्स्की ने बिल्कुल भी नहीं कहा है। क्या आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो लेकिन फीस को लेकर थोड़ा कंसर्न हो?